बैंक का Q3 रिजल्ट्स आता है और रिजल्ट्स के रिलेटेड ये बोला जाता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 33% बढ़ता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और नेट इंटरेस्ट इनकम 24% बढ़ता है। और ये न्यूज देखने के बाद फाइनली HDFC बैंक के इन्वेस्टर्स को थोड़ा तसल्ली होता है कि इतने लंबे समय तक HDFC बैंक का जो शेयर कंसोलिडेट कर रहा था, हो सकता है इस रिजल्ट के बाद उसमें फिर से अप ट्रेंड आ जाए। और उसके बाद आज बाजार खुलता है और HDFC बैंक का जो शेयर है वो 8.16% क्रैश हो जाता है। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स के दो पर्सपेक्टिव है, जहां पर पहले सेट ऑफ इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि HDFC बैंक जैसा वैल्यूएबल शेयर अगर इतना गिरता है तो इसे अभी खरीद लेना चाहिए क्योंकि ये तो डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ने के बाद भी अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है तो इसे तो खरीदना चाहिए, ऐसा कुछ इन्वेस्टर सोच सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ऐसा सोचने से पहले आपको कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स को भी समझना है जो आपको HDFC बैंक के Q3 रिजल्ट्स को सही मायने में समझने के लिए हेल्प करेगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं, Q3 रिजल्ट्स में डेफिनेटली कुछ हिडन फैक्टर्स है। हिडन फैक्टर्स यानी यहां पर बैंक ने कुछ छुपाया नहीं है, ये सब रिपोर्ट्स में है लेकिन इन्वेस्टर्स ने इन्हें पढ़ा नहीं है। और यही वो हिडन फैक्टर्स है जिसकी वजह से आज स्टॉक का प्राइस, या यूं बता लीजिए इंडिया के बिगेस्ट प्राइवेट बैंक का शेयर एक ही दिन में मोर देन 8% क्रैश हो जाता है। और आज के वीडियो में हम इन्हीं हिडन फैक्टर्स को समझेंगे और HDFC बैंक के Q3 रिजल्ट्स को सही मायने में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी सबसे पहले HDFC बैंक के Q3 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर में HDFC बैंक 78,008 करोड़ का रेवेन्यू कमाता है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में 73.3% का ग्रोथ होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी हम दिसंबर 2023 के क्वार्टरली रिजल्ट्स को दिसंबर 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और रेवेन्यू इतना ज्यादा बड़ा क्यों? क्योंकि HDFC बैंक और HDFC का मर्जर हुआ था और इन दोनों का रेवेन्यू कंबाइन होने की वजह से रेवेन्यू में इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है। और उसी तरीके से अदर इनकम है, वहां पर भी 305.7% का ग्रोथ हुआ है बिकॉज ऑफ द मर्जर। और दिसंबर 2023 के क्वार्टर में बैंक ने अराउंड 37,007 करोड़ का अदर इनकम कमाया है। और उसके बाद फाइनली आता है नेट प्रॉफिट, जहां पर दिसंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने 17,718 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है और उस नेट प्रॉफिट में 39.1% का ग्रोथ हुआ है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाकी के जो सारे पैरामीटर्स है उसमें हम इन डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर उतना ज्यादा कुछ समझने वाला बात नहीं है। और आपके रेफरेंस के लिए इसको ऑलरेडी हमने हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए शेयर कर दिया है, तो वहां पर जाके आप इसमें और डीप डाइव करेंगे और जो हिडन फैक्टर्स है उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हिडन फैक्टर आता है इनकम टैक्स का। और इसे समझने के लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स के रिपोर्ट में यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस के सामने जो रेफरेंस नोट 12 है हमें उसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए वो रेफरेंस नोट नंबर 12 जो ये बताता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड 9 मंथ्स एंडेड December 31st, 2023 is net of write back of provisions no longer required of 1,500.96 crores and 2,507.65 crores respectively। तो अभी ये सुनने के बाद कुछ लोग ये बता सकते हैं कि सर ये क्या बता दिया आपने, ये इन्फॉर्मेशन सीधा सर के ऊपर से निकल गया। एंड आई नो, इसीलिए अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझेंगे। तो कंपनी ने टैक्स प्रोविजंस किए थे। टैक्स प्रोविजंस यानी कंपनी ने कुछ पैसा साइड में रखा था ताकि जो पोटेंशियल टैक्स एक्सपेंसेस आ सकते हैं उन्हें वो कवर कर पाए। लेकिन अभी क्या होता है, ये जो टैक्स का पैसा एज अ प्रोविजन कंपनी ने साइड में रखा था उनका राइट बैक होता है। तो यहाँ पर राइट बैक का मतलब क्या होता है, कंपनी ने मोर देन नेसेसरी पैसा टैक्स प्रोविजंस के लिए साइड में रखा था, लेकिन प्रोविजंस में उतना पैसा चाहिए नहीं, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो इन पैसों को राइट बैक करता है, यानी प्रोविजन से निकाल लेता है। और वो पैसा कितना है, इस क्वार्टर में 1,500.96 करोड़ और लास्ट 9 मंथ्स में 2,507.65 करोड़। और अभी ये जो राइट बैक का अमाउंट है ये कहां पर होगा, ये नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। यानी अगर आप इन दोनों फिगर्स को ऐड करेंगे तो टोटल 4,008.61 करोड़ रुपीस टैक्स प्रोविजंस के राइट बैक की वजह से नेट प्रॉफिट में जुड़ जाता है। यानी आप इसको एक तरीके से वन टाइम प्रॉफिट गेन मान सकते हो, क्योंकि ये हर क्वार्टर तो होगा नहीं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो पैसा है ये कंपनी के बिजनेस से नहीं आ रहा है। कंपनी ने पहले कमाया था, टैक्स प्रोविजन में रखा था, लेकिन अभी उसको उन्होंने कम कर दिया है, उसकी वजह से ये पहले का पैसा इस क्वार्टर में जुड़ गया है, नेट प्रॉफिट्स में जुड़ गया है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर ये टैक्स प्रोविजंस का राइट बैक नहीं होता और ये एडिशनल पैसा नेट प्रॉफिट में एज अ वन टाइम गेन नहीं ऐड होता, तब कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना होता और तब ईयरली बेसिस पे ग्रोथ कितना होता। तो अभी अगर हम इन दोनों अमाउंट्स को नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 13,709 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस प्रॉफिट पे ग्रोथ कितना आता है, मात्र 7.7%। तो ये सबसे पहला फैक्टर था जिसकी वजह से आज HDFC बैंक का जो स्टॉक प्राइस है वो क्रैश कर गया। लेकिन स्टॉक प्राइस क्रैश होने का इससे भी एक बहुत बड़ा रीजन है और वो है हिडन फैक्टर नंबर 2, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जो भी इंफॉर्मेशन हम वीडियो में
में डिस्कस करते हैं वो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए होता है और ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रेकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और मैं एक सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या एनालिस्ट भी नहीं हूं। मैटर के रिलेटेड आपके लिए एक क्विज का सवाल भी है। इंडिया का लार्जेस्ट बैंक कौन सा है? जवाब के ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। जो भी जवाब आपको सही लगता है उसको कमेंट्स में बताइए और सही जवाब को हम वीडियो के एंड में भी रिवील करेंगे और इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो अभी ये जो दूसरा हिडन फैक्टर है जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक का जो शेयर प्राइस है वो आज क्रैश कर गया, उसे समझने के लिए आपको सबसे पहले एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल स्टॉक मार्केट थ्योरी को समझना पड़ेगा, जो कि है थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन। और ये डाइल्यूशन स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है और ये कंपनीज के प्रॉफिट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कंपनी के शेयर प्राइस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, उसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वो सीधा आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा और इसीलिए अगर मैं आपको कुछ सिंप्लीफाइड तरीके से समझाना चाहता हूं तो एक छोटा सा सिंप्लीफाइड एग्जांपल ही सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो इस एग्जांपल में एक कंपनी है जिसका नाम है कंपनी ए और ये कंपनी 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाता है और उसके बाद ये जो टोटल कंपनी है, ये जो पूरा कंपनी है वो 10 शेयर्स में बटा है या 10 शेयर्स में इस पूरे कंपनी को डिवाइड किया गया है। तो इसके बेसिस पे कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट कमाया है उसका कितना अमाउंट हर एक शेयर होल्डर के हिस्से में आएगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा अर्निंग्स पर शेयर। और अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। और नेट प्रॉफिट यहां पर 100 है, टोटल शेयर्स 10 है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा अर्निंग्स पर शेयर ऑफ ₹10। यानी कंपनी ने जो भी नेट प्रॉफिट कमाया है उसका 10 रुपए हर एक शेयर होल्डर के हिस्से में आता है। और इस अर्निंग्स पर शेयर का वैल्यू शेयर होल्डर को कैसे मिलता है? वो मिलता है स्टॉक प्राइस के रूप में, क्योंकि स्टॉक प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग्स पर शेयर इंटू प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। और यहां पर अर्निंग्स पर शेयर कितना है? 10 रुपए है। और यहां पर अगर हम पी रेशियो या पी वैल्यूएशन 10 अज्यूम करेंगे तो स्टॉक का प्राइस हो सकता है 100 रुपीज पर शेयर। और यहां पर अगर अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा तो यहां पर स्टॉक का प्राइस भी बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स को अर्निंग्स पर शेयर बढ़ने का फायदा मिलता है। तो अभी यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल में कंपनी का नाम है बी और यह कंपनी भी 100 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाता है। लेकिन यह जो कंपनी है इसको 12 शेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसकी वजह से इसका अर्निंग्स पर शेयर क्या होगा? 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल्स टू 8.3 रुपीज। और इस अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से अगर हम 10 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को अज्यूम करेंगे तो यहां पर स्टॉक का प्राइस कितना होगा? 83 रुपीज होगा। तो यहां पर देखिए कंपनी ए भी 100 रुपए कमाता है और कंपनी बी भी 100 रुपए कमाता है, लेकिन कंपनी ए के एक शेयर का फेयर वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन वही कंपनी बी का एक शेयर का फेयर वैल्यू 83 रुपीज है, क्योंकि कंपनी ए 10 शेयर्स में बटा है और कंपनी बी 12 शेयर्स में बटा है। यानी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जितना बढ़ेंगे कंपनी उतने ही छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा? हर एक शेयर होल्डर के हिस्से में जो प्रॉफिट आता है, जो वैल्यू होता है, वो भी कम होता जाता है और इसीलिए शेयर का प्राइस भी कम होता है। तो अभी यही एग्जैक्ट सिचुएशन एचडीएफसी बैंक के साथ भी हो रहा है, क्योंकि अगर आप दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे तो वो कितने थे? वो थे अराउंड 557 करोड़ 67,55,396 शेयर्स। लेकिन अभी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होने के बाद कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 759 करोड़ 24,84,734 शेयर्स। यानी अभी क्या हो गया है? नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ गए हैं। यानी दिसंबर 2022 में एक शेयर का जो हिस्सा था उसके कंपैरिजन में अभी दिसंबर 2023 में शेयर का जो हिस्सा है, शेयर का जो साइज है वो कम हो चुका है। और जिस तरीके से हमने एग्जांपल में देखा था, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों 100 रुपए कमाते थे, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ए और कंपनी बी में वैल्यू अलग अलग मिल रहा था। और अभी दिसंबर 2022 के एचडीएफसी बैंक और पोस्ट मर्जर के बाद यानी दिसंबर 2023 के एचडीएफसी बैंक के वैल्यू में डिफरेंस है और इसलिए यहां पर हमें डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के ग्रोथ को देखना नहीं चाहिए, बल्कि यहां पर हमें अर्निंग्स पर शेयर के ग्रोथ को देखना चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स पर शेयर का ग्रोथ आपको एक्यूरेटली ये बता देगा कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने के बाद यानी डाइल्यूशन होने के बाद भी शेयर होल्डर को जो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है अर्निंग्स पर शेयर के रूप में, उसमें कितना ग्रोथ हुआ है। तो यहां पर देखिए ये कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का डेटा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर जो है वो लास्ट ईयर के Q3 क्वार्टर में 22.8 रुपीज था और अभी इस साल यानी दिसंबर 2023 के क्वार्टर में ये 22.7 है। यानी यहां पर 0.1 पैसा अर्निंग्स पर शेयर कम हो चुका है। यानी अगर आप अर्निंग्स पर शेयर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अर्निंग्स पर शेयर में नेगेटिव ग्रोथ हुआ है ऑफ 0.4%। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है वहां पर हमें क्या पता चला? अर्निंग्स पर शेयर के केस में -0.4% का ग्रोथ हुआ है और वही जो ओवरऑल प्रॉफिट है वहां पर प्रोविजन टैक्स का राइट बैक माइनस करने के बाद मात्र 7.7% का ग्रोथ हुआ है। तो अब यहां पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर यहां पर तो यूं मान लीजिए अर्निंग्स पर शेयर में तो 0% ग्रोथ हुआ है
और बैंक का जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है वहां पर मात्र 7.7% का ग्रोथ हुआ है और इसकी वजह से एक दिन में शेयर मोर देन 8% क्यों क्रैश हो गया, ये तो इसे जस्टिफाई नहीं करता है। हाँ, अगर स्टॉक 1-2%, 3% गिर जाता तो हाँ ठीक है, वो फिर भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन 8% क्रैश सिर्फ इन रीजंस की वजह से वो कैसे हो सकता है? और जिन लोगों के माइंड में ऑलरेडी ये सवाल आ रहा है, मैं उनको एडमायर और अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने इतना सोचा है तो डेफिनेटली आप राइट ट्रैक पे हो। तो अभी आपके थॉट प्रोसेस को मैं थोड़ा और पुश करता हूं और आज स्टॉक का प्राइस इतना क्यों करेक्ट हुआ उसको समझने के लिए आपको मैं एक नेक्स्ट स्टेप का कैलकुलेशन दिखाता हूं। और वो कैलकुलेशन क्या है? टैक्स प्रोविजंस का जो राइट बैक पैसा था उसको काटने के बाद नेट प्रॉफिट बचता है 13,709 करोड़ और ये वन टाइम टैक्स गेन हटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट मिला है इसके ऊपर अर्निंग्स पर शेयर कितना होगा, यानी ये जो पैसा है 13,709 करोड़, इन पैसों में हर एक शेयर होल्डर के हिस्से में कितना पैसा आता है उसे कैलकुलेट करने के लिए जो फिगर है 13,709 करोड़, अगर हम उसे दिसंबर 2023 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 759 करोड़ 24 लाख शेयर्स उससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा अर्निंग्स पर शेयर ऑफ 18.05 रुपीज पर शेयर। और अभी अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर का ग्रोथ देखेंगे तो वो ग्रोथ आता है -20.8%। और ये वो रीजन है जिसकी वजह से आज मार्केट में एचडीएफसी बैंक के शेयर में इतना बड़ा गिरावट हुआ है। और यहां पर मैं आपको हेड्सअप भी दे दूं, बहुत लोग यहां पर हमने जो अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट किया है उसको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं ये हम क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे, ये ईयरली बेसिस पे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो अभी यहां पर एक सवाल आता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, अगर एचडीएफसी बैंक इतना खराब परफॉर्म कर रहा है तो आगे क्या हो सकता है? तो देखिए, जब मर्जर हुआ था तो तभी मैंने बताया था कि जब कोई कंपनी का मर्जर होता है तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड होता है और उस कंसोलिडेशन पीरियड में क्या होता है, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी के प्रॉफिट्स, ये सब इफेक्ट होते हैं। एंड आई फील अभी एचडीएफसी बैंक इसी फेज के थ्रू जा रहा है और उसके साथ साथ अभी इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतना कुछ खास नहीं है। तो इसे अगर आप प्रूफ के साथ वैलिडेट करना चाहते हो तो आप जाके एफएमसीजी कंपनीज के मार्जिन्स देख सकते हो और उनका ग्रोथ देख सकते हो, जो आपको ये बताएगा कि इकोनॉमी का जो ग्रास रूट लेवल है वहां पर कंजम्पशन ग्रोथ कितना है। एंड ऑफ कोर्स ये जो सारा डेटा है ये मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का ज्यादा काम आएगा, और वही जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बस मैं एक वॉरेन बफेट का कोट सुनाना चाहूंगा, जिसको मैंने पहले के वीडियोस में भी बहुत बार बताया है, जहां पर वॉरेन बफेट ने ये बोला था कि द बेस्ट थिंग दैट हैपेंस टू अस इज व्हेन अ ग्रेट कंपनी गेट्स इनटू टेम्पररी ट्रबल, वी वांट टू बाय देम व्हेन दे आर ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। तो अभी एचडीएफसी बैंक ऑपरेटिंग टेबल पे है या ऑपरेटिंग टेबल पे जाने वाला है, जो भी है उसके बारे में आप एनालिसिस कीजिए और एचडीएफसी बैंक के बारे में जो भी आपका ओपिनियन है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, और उसके साथ साथ हमारा जो दूसरा चैनल है वहां पर हम बहुत जल्दी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।